तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, इसके आगे पीछे ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि इस घटना की वजह से आज पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। न जाने कितने थानों की तो पुलिस लगी हुई है, न जाने कितने बड़े बड़े कद्दावर नेता, चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, बाकायदा लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो शांति है वो बनाए रखें। इस घटना में जो कुछ हुआ है उसका बराबर इंसाफ होगा, सारी चीज़ें न्याय की जाएंगी, सारी चीज़ों को लोगों के सामने लाया जाएगा, जो दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। लेकिन इतना बोलने के बावजूद भी जो लोग हैं आज उनके अंदर संतोष नहीं है। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, लगभग हज़ारों की संख्या में। 2 घर जल चुके हैं, तमाम तरह की और हिंसाएँ हुई। सुनने में आया है कि पुलिस वालों के ऊपर भी पथराव हुआ, और वजह केवल एक। तो आज की कहानी इसी वजह की है, और इसी वजह के तह में जाने के बाद एक और जो कहानी निकल के सामने आई, ये कहानी उस कहानी के बारे में भी है। तो अब सीधा सीधा कहानी का रुख करते हैं, और इस कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला जिसका नाम है चंबा। चंबा ज़िले में एक थाना जिसका नाम है किहार थाना, और इसी किहार थाने में एक गाँव पड़ता है, सलूड़ी गाँव। बात है इसी साल की, इसी जून महीने की। दरअसल इसी सलूड़ी गांव में, सलूड़ी जो गांव है, उसी गांव में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम है मनोहर। मनोहर अपने परिवार के साथ उसी गांव में रहता था। उम्र लगभग 21 साल। मनोहर के परिवार में बाकी 5 लोग और थे, टोटल 5 लोग मनोहर को लेके। मनोहर, उसका एक भाई, बाकी माता पिता और भाभी। अब परिवार में ना कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ना ही उस हिसाब से शिक्षा थी, ना ही उस हिसाब से पैसे थे। तो जो मनोहर था बेचारा कुछ खच्चर वगैरह पाला था, उन्हीं खच्चरों के माध्यम से कुछ ढुलाई वगैरह का काम करके जैसे तैसे करके अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता। बड़ा भाई भी यही काम करता। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। परिवार में ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जितने पैसे थे लोग उसमें खुश थे। धीरे धीरे वक्त गुजरा। जो मनोहर था उसकी शादी देखी जाने लगी। मनोहर की इधर शादी भी फिक्स हो गई। अब जब शादी फिक्स हुई तो मनोहर के घर वाले अब शादी की धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। शादी की तारीख भी धीरे धीरे नज़दीक आ रही। इधर घर वालों में खुशी है कि मनोहर की दुल्हन आएगी, हम लोग घर में बहू लाएंगे। चारों तरफ एकदम हर्षोल्लास का माहौल, सारे लोग खुश, आसपास के सारे लोग भी खुश। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही, तैयारी जोरों पे है। लेकिन इसी बीच अब चूँकि शादी का घर था, खर्चे थे, कोई कमाने वाला ज़्यादा नहीं था, तो शादी से लेके बाकी जो काम थे, जैसे घर में भी कुछ काम करवाना था, घर में भी थोड़ा बहुत कमरे वगैरह सही करवाने थे, क्योंकि नई बहू आएगी। तो फिर ये सारे काम कैसे हों, तो करने के लिए किसी से उधार मांगा जा रहा था। तो मनोहर भी आसपास के लोगों से, अगल बगल के गांव से जाता, जो उसके अच्छे संबंधी थे उनसे उधार मांगता, उसी से घर खर्च चलाता, बाकी शादी की तैयारी करता। तो मनोहर किसी से पैसे लेने के लिए 6 तारीख को अपने घर से निकलता है। घर पे बता के जाता है कि थोड़े टाइम में आ जाऊंगा, जा रहा हूँ वहाँ से पैसे लेने। अब ये बात घर वाले सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है जाओ, लेकिन ज़्यादा देर मत करना, खाना खाने के टाइम आ जाना। मनोहर भी कहता है कि ठीक है। उसके बाद मनोहर जाता है, घर वाले अपने काम में बिजी। धीरे धीरे रात हो गई। अब कायदे से मनोहर को लौट के आ जाना चाहिए था, लेकिन जो मनोहर है उसका कुछ अता पता नहीं। अब रात के इधर 10 बज गए और मनोहर का कुछ पता नहीं। घर वाले परेशान होते हैं, परेशान होने के साथ साथ ढूंढने निकलते हैं। जिस जगह का वो बताया था कि वहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ भी पता करते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि मनोहर तो यहाँ आया ही नहीं। अब जैसे ही ये बात घर वालों को पता चली तो घर वाले के तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि उनका लड़का इसी घर को बता के आया था और यहाँ पर आया ही नहीं, तो फिर गया कहाँ, सुबह से गायब है। अब परिवार वाले परेशान होकर इधर उधर खोजते हैं। इधर आसपास के लोग भी सुनते हैं तो वो भी खोजने निकलते हैं। पूरी रात खोजबीन चालू रहती है, पूरी रात मनोहर को खोजा जाता है, लेकिन पूरी एक रात तक जब मनोहर का कुछ पता नहीं चला तो फिर जो आसपास के लोग थे, जो परिवार के लोग थे, वो चले जाते हैं किहार थाना और मनोहर की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। अब मनोहर की जैसे ही मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई तो फ़ौरन जो पुलिस वाले थे मनोहर को ढूंढने निकलते हैं। खोजबीन शुरू होती है। 6 तारीख से मनोहर गायब था। इधर 7 तारीख को कंप्लेन हुई, अब पुलिस वाले भी खोज रहे हैं। 7 तारीख पूरी बीत गई, 8 तारीख आ गई और अभी तक मनोहर का कहीं कुछ पता नहीं।
इधर परिवार वाले भी खोज रहे हैं, उधर पुलिस वाले भी अपने तरीके से हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ परिवार वालों को, जहाँ जहाँ पुलिस वालों को कुछ भी डाउट था, हर उस जगह जाके पूछताछ कर रहे हैं, हर उस जगह जाके छानबीन कर रहे हैं। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए और मनोहर का कुछ भी पता नहीं चला। 9 तारीख की सुबह होती है। 9 तारीख की सुबह अब इसमें भी 2 कहानियाँ निकल के सामने आई। पहली कहानी जो थी कि मनोहर का जो खच्चर था, यानी जिस गधी को उसने पाला था, वो गधी जाती है एक नाले के पास और वहीं जाके टिक जाती है। अब आसपास के जब ये लोग देखते हैं कि गधी वहाँ पे क्यों खड़ी है, तो उस गधे को वहाँ से हटाने के लिए जाते हैं उस नाले के पास से, और जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बड़ी तेज़ बदबू आ रही। अब जैसे ही बदबू देखते हैं तो फिर लोग चौंकते हैं कि अचानक से इस गर्मी के मौसम में किस तरह की बदबू आ रही। फ़ौरन आसपास नज़र दौड़ाते हैं, तो नज़र दौड़ाने के दौरान देखते हैं कि एक पैर है जो उस नाले से बाहर झांक रहा। अब एक पैर और 2 दिन पहले कोई गायब। आसपास के लोगों को लग गया कि ये जो मामला है कहीं ना कहीं एक ही है। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन जाता है। पुलिस के फ़ोन जाने के बाद पुलिस आती है, उस पैर को जैसे ही बाहर निकालती है तो पुलिस वालों को यकीन था कि ये जो पैर है ये पूरी बॉडी से जुड़ा होगा। लेकिन पैर निकालने के बाद जो कुछ दिखा, उसे देखने के बाद तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। दरअसल जो पैर था एकदम जांघ से काटा गया था। वो एकमात्र पैर था, बाकी बॉडी अभी उस नाले में अंदर पड़ी हुई थी। अब पुलिस की टीम उस नाले में अंदर जाती है। जाने के बाद एक पत्थर को हटाती है। हटाने के बाद 3 अलग अलग जगहों से, एक तो बोरी में था, बाकी 2 अलग जगह और थी थोड़ी थोड़ी दूर पे, उस नाले से 7 बॉडी के टुकड़े मिलते हैं। 2 हाथ लगभग यहाँ से कटे हुए थे, बाकी 2 पैर एकदम जांघ के जॉइंट से कटे हुए थे। 4 यही हो गए। बाकी गर्दन, अब 2-3 दिन की लाश थी तो लाश भी पूरी तरह सड़ चुकी थी, और पेट को भी बीच से काट दिया गया था, यानी पेट के नीचे का जो हिस्सा होता है वो अलग था और सीना और पेट अलग थे। तो टोटल 7 टुकड़े थे। अब इन टुकड़ों को देखने के बाद तो पुलिस वाले भी घबराते हैं। घबराने के बाद फिर बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। इधर परिवार वालों को भी खबर मिल जाती है कि जो उनका लाल था मनोहर, उसके साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई, बॉडी को किसी ने टुकड़ों में काट के फेंक दिया। फिर आसपास के लोगों के मन में भी यही सवाल था, पुलिस वालों के पास भी यही सवाल था कि आखिर मनोहर के साथ किसने ऐसा काम कर दिया। एक 21 साल का अच्छा भला लड़का जो महज खच्चर का काम करता है, उसी काम से अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता है, तो इस 21 साल के लड़के की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी थी जिस वजह से इसके साथ ऐसा किया गया। बहरहाल पुलिस वाले अब जांच पड़ताल करते हैं। साथ ही जब परिवार वालों से पूछताछ की जाती, खासकर जो मनोहर का भाई था बिट्टू राम, उससे जब पूछताछ की गई तो एक थ्योरी निकल के सामने आई, और इस थ्योरी के हिसाब से जो मनोहर था किसी मुस्लिम लड़की से जिसका नाम रुखसाना था, उससे बात करता था। रुखसाना से मनोहर की दोस्ती थी, और इस दोस्ती की वजह से हो सकता है कि जो रुखसाना के परिवार वाले थे उन्होंने कुछ किया हो, चूँकि कई बार ऐसा हुआ कि रुखसाना के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। तो फिर जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता चली तो पुलिस वाले फिर रुखसाना के परिवार वालों से कांटेक्ट करते हैं, उनको उठाते हैं। उठाने के बाद पूछताछ करते हैं, साथ ही तमाम ऐसे और सबूत जुटाते हैं जिससे इस मामले की पुष्टि होती है कि हाँ, मनोहर और रुखसाना का कुछ प्रेम संबंध था ज़रूर। तो फिर इस परिवार वालों से, खासकर रुखसाना के जो बाबा थे मोहम्मद शरीफा, चाचा जो थे मुसाफिर हुसैन, बाकी चाची थी और एक आध लोग थे। शुरुआत में तो टोटल 3 लोगों को उठाते हैं। उठाने के बाद जब पूछताछ करते हैं तो इन लोगों ने अपना एक बाले जुर्म किया और कहा कि हाँ, हमने मनोहर का कत्ल किया। अब जैसे ही ये बात लोगों के सामने आई तो कायदे से ये जो केस था, हालांकि ये तरीका जो मर्डर का था वो बहुत ब्रूटल था, बहुत बुरी तरीके से तड़पा के मारा गया, लेकिन फिर इस कहानी में ऐसा क्या हो गया जिस वजह से आज जो पूरा हिमाचल प्रदेश है वो बारूद के ढेर पे बैठ गया। ऐसा क्या हो गया कि 1200 से 1400 लोग आज सड़कों पे उतरे हैं, बाकायदा धरना दे रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री तक इस मामले में अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लोगों से शांति व्यवस्था बनाने को कह रहे हैं। इस मामले में ऐसा क्या हो गया कि लगभग 12 जिलों में एक तरह से धारा 144 लग चुकी है। खासकर 7 दिन तक तो सारे स्कूल कॉलेज इस जो किहार थाना है इसमें बंद है। तो ऐसा हुआ क्या? तो दरअसल इस मामले में जब जांच पड़ताल की गई तो ऐसा नहीं था कि जो आरोपी थे वो मुस्लिम थे इस वजह से ऐसा हुआ। दरअसल जो आरोपी थे इनका जो बैकग्राउंड था
वो कुछ इस प्रकार का था कि उसको जब लोगों के सामने लाया गया और वो बैकग्राउंड के बारे में जब लोग जानते हैं, साथ ही इस घटना में जो कुछ हुआ जब उसको जानते हैं, तो लोगों का जो गुस्सा था वो फूटना कहीं ना कहीं लाजमी हो जाता है। दरअसल अभी तक जो कहानी निकल के सामने आई, उस कहानी के हिसाब से मनोहर उस लड़की का प्रेम प्रसंग था। ये बात जो उस लड़की के परिवार वाले थे उनको नागवार गुजरती है। नागवार गुजरने के साथ साथ फिर बाकायदा प्लान होता है। प्लानिंग के साथ मनोहर को जो लड़की है रुखसाना अपने घर पे बुलाती है। बुलाने के बाद उसके साथ मारपीट की जाती है। मारपीट करने के साथ साथ आधे जिंदा और आधे मरे हालात में उसको 8 टुकड़ों में काटा गया। काटने के बाद लाश को बोरी में डाला गया। बोरी में डालने के बाद उस नाले में एक पत्थर के नीचे दबा दिया गया कि देखते ही देखते लाश यहाँ पे सड़ जाएगी और कुछ मामला जो होगा लोगों के सामने आएगा नहीं। और ये लोग इतने रसूखदार नहीं हैं कि पुलिस वाले इसमें इंटरेस्ट लेंगे। ये तो रही कहानी का एक पहलू। लेकिन ये जो परिवार है, अब इसके बारे में जब लोगों को पता चला तो लोगों का जब गुस्सा फूटा और इसमें जब मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर, उन तक ये बात पहुंची तो उन्होंने बड़े चौंकाने वाली खुलासे की और बहुत चौंकाने वाली बात बोली। दरअसल जो ये परिवार था, एक बार साल 1998 में एक आतंकवादी हमला हुआ था। जगह एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक याद आ रही है सतरुंडी ऐसी कोई जगह थी। सतरुंडी में 1998 में आतंकवादी हमला हुआ। हिजबुल मुजाहिदीन, इस आतंकवादी संगठन ने बाकायदा इस हमले की जिम्मेदारी ली। 35 हिंदू इस हमले में मरे थे। अब इस हमले की जब छानबीन की गई, इस हमले की जब जांच पड़ताल की गई, बाकायदा SIT वगैरह बैठाई गई, तो इस हमले के जो तार थे, खासकर इस हमले में जुड़े लोगों की जो चैन बनाई गई, तो जो मारने वाला था यानी मनोहर का जो हत्यारा था, ये चैन उस पर भी आके रुकी थी और बाकायदा उसको उठाया भी गया था, पूछताछ भी किया गया था और कई दिनों तक वो संदिग्धों की लिस्ट में था। जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी में जो ये परिवार था, परिवार में ना कोई बहुत कमाने वाला है, ना ही कोई बहुत ऐसा है कि करोड़ों की आमदनी है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड इस फैमिली ने 75 लाख रुपए नोटबंदी में एक्सचेंज करवाए थे। साथ ही इसके अकाउंट के बारे में जब डिटेल खंगाली गई तो 2 करोड़ से ज़्यादा की जो बैंक है, स्टेटमेंट है, इसकी निकल के सामने आई। यानी इन सबके अकाउंट को अगर मिलाया जाए तो 2 से 3 करोड़ रुपए इन सबके अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो फिर ये पैसे कहाँ से आए, ये भी क्वेश्चन है। साथ ही आतंकवादी हमले में इनका नाम था, तो यहाँ से भी लोगों का गुस्सा फूटा। इन सारी चीज़ों के विपरीत भी एक और चीज़ है। अगर इन दोनों चीज़ों को आप हटा भी दीजिए, वैसे तो हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिसका नाम एक बार आतंकवादी गतिविधि में आ जाए तो वैसे भी लोगों की लिस्ट में रहेगा। ये जो परिवार है, इसके पास खुद की तो आप मान के चलिए कि 10 बीघा ज़मीन है जो इनके पास रजिस्टर्ड है इनकी फैमिली के नाम, लेकिन इन्होंने 100 बीघे से ज़्यादा ज़मीन अपने नाम कब्जा करवा लिया है। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे इन्होंने अवैध कंस्ट्रक्शन किया है। उस पूरे इलाके में इनका दबदबा है, 50 से ज़्यादा इनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं। तो ऐसे मामलों में कायदे से जो दंगा भड़का है और लोगों का गुस्सा है और जो विपक्ष है वो जो निशाना साध रहा, तो उसका मेन एम यही है कि एक अपराधी जो इतने सालों से पल पूछ रहा था, इतने सालों से आगे बढ़ रहा था, 10 बीघे से शुरू हुआ एक आदमी 100 बीघे वो कब्जा कर लेता है। 50 से ज़्यादा जिसके खिलाफ मुकदमे हों, जिसका नाम आतंकवादी गतिविधि में आ रहा हो, ऐसे परिवार को इस तरह से शरण क्यों मिल रही है? ऐसे परिवार को इस तरह से बचाया क्यों जा रहा था? और जाहिर सी बात है, अगर कोई आगे बढ़ा है जुर्म की दुनिया में तो सरकार का संरक्षण जरूर प्राप्त है। तो फिर आखिर इस आतंकवादी या फिर आखिर ये जो अपराधी है, इसको इस तरह से संरक्षण क्यों प्राप्त है? लोगों का यही सवाल था। 9 तारीख को बॉडी मिली, 10-11 तारीख को इन लोगों को उठा लिया गया। लेकिन जब इस मामले में कायदे से जांच पड़ताल नहीं हुई, इस मामले में ढिलाई दिखाई गई, तो जो लोग थे वो सड़कों पे उतरे। उतरने के बाद जो आरोपी थे उनके 2 घरों को भी जला दिया। साथ ही जो मुस्लिम समाज के लोग थे उन्होंने भी इस परिवार को अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया है। यानी मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों का हमारे धर्म में, हमारे मज़हब में कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, और ऐसे लोग हमारे धर्म के खिलाफ एक धब्बा है। तो फिलहाल इतनी सारी चीज़ें हुई। अब इसमें जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जो सरकार है, पूर्व सरकार भाजपा की जयराम ठाकुर वाली, वो लांछन लगा रही है। जितने भी आरोपी हैं वो सब कब्जे में हैं, उनसे जांच पड़ताल पूछताछ की जा रही है, इन सारे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। लेकिन फिर सवाल यही था कि ऐसी मानसिकता ये पनपी क्यों?
ऐसी मानसिकता को इतना पोसा क्यों गया कि आज 8 टुकड़े करने के दौरान भी इन लोगों के हाथ नहीं कांपे। 100 बीघे से ज़्यादा ज़मीन कब्जियाने में इन लोगों को डर क्यों नहीं लगा। 35 से ज़्यादा मामले होने के बावजूद ये लोग खुले आसमान के नीचे सांस कैसे ले रहे हैं। और जिसके खिलाफ आतंकवादी मामले में नाम आया हो तो फिर उस मामले में हुआ क्या। ये तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में है। इस वजह से लोगों का गुस्सा भी फूटा है। लोग जो है सड़कों पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आला दर्जे के पुलिस वाले आए, उनके ऊपर भी शायद पथराव हुआ। पूरे जो चंबा ज़िला है उसमें धारा 144 लागू कर दी गई है। आसपास के इलाकों को भी अलर्ट किया गया है, खासकर जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां तो नहीं, लेकिन जहां हिंदू बहुसंख्यक है और मुस्लिम अल्पसंख्यक, वहां खासकर पुलिस को इत्तला कर दिया गया है कि आप वहां तैनात रहिए। कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो नहीं होनी चाहिए, अप्रत्याशित घटना हो, तो आप उन सारी चीज़ों के लिए तैनात रहिए, अलर्ट रहिए। फिलहाल अभी ये जो मामला है बहुत तूल में है और इस मामले के पीछे लोगों का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा फूटा है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी को सुनाने का मकसद बस इतना था कि अगर किसी अपराधी को शुरू में ही कब्जा कर लिया जाए, उस पर पुलिस अपना शिकंजा कस ले, सरकार अपना शिकंजा कस ले, तो कहीं ना कहीं ऐसे अपराधी ऐसे क्राइम को करने से पहले एक बार उनका हाथ कांपेगा। वो चाहे कोई मनोज हो और चाहे कोई मुसाफिर हुसैन हो, दोनों को अगर कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए और वक्त से पहले मिल जाए, ऐसा ना हो कि 28-30 साल मुकदमा चले, उसके बाद फिर कभी जो मरने वाला है उसके माँ बाप तो वैसे 28-30 सालों में मर जाएंगे, चूँकि जिसका बेटा मरा हो उसकी उम्र वैसे भी 20 साल कम, तो उसका जो भाई बिट्टू राम में कभी उसके बच्चे बड़े हों तो उनको पता चले कि हाँ मेरे कोई चाचा थे, उनका एक बार मर्डर हुआ था, तो उस केस में आज फैसला आया। तो लोगों से यही अपील है कि थोड़ी बहुत शांति व्यवस्था भी बनाए रखें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे प्रदर्शन को भी नकारा नहीं जा सकता। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और अब आते हैं आज के सवाल पे। और आज का मेरा सवाल था जो मैंने कल पूछा था कि सौरमंडल में किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है और जिस ग्रह का नाम एक रोमन देवी के नाम पे रखा गया। तो इसमें 4 ऑप्शन थे। पहला था वरुण, दूसरा था बुध, तीसरा था बृहस्पति और चौथा था शुक्र। वैसे अगर पहली लाइन को ही मद्देनज़र रखी जाए तो इस सवाल का जो जवाब है वो बुध भी हो सकता है, क्योंकि बुध का नाम रोमन के इसका कोई चंद्रमा भी नहीं है और रोमन के ही जिसकी पूजा की जाती है उसी के नाम पे रखा गया। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है शुक्र, क्योंकि जो शुक्र है उसका कोई चंद्रमा भी नहीं है और उसका जो नाम है वीनस, ये जो है रोम की एक देवी के नाम पे रखा गया, और बुध का जो नाम है वो रोम के एक देवता के नाम पे रखा गया। तो बस यही इतना अंतर था, बाकी जवाब बुध भी हो सकता था। तो जिन लोगों ने सही जवाब दिया उन लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि मानव शरीर के किस अंग को एस्फेलॉन नाम से जाना जाता है। मानव शरीर के किस अंग को एंसेफ्लॉन, माफ़ कीजिएगा, एंसेफ्लॉन नाम से जाना जाता है। और इस सवाल में 4 ऑप्शन है। पहला है लीवर, दूसरा है ब्रेन और तीसरा है हार्ट और चौथा है स्प्लीन। पहला ऑप्शन है लीवर और दूसरा है ब्रेन, तीसरा है हार्ट और चौथा है स्प्लीन। तो आपको जो भी ऑप्शन सही लगे आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आज की घटना पे जो कहानी मैंने सुनाई इस पर आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।